नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद चर्चित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे, अब कौन संभालेगा ब्रिटेन की बागडोर। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने अपना ट्रस्ट खो दिया है, अपना विश्वास खो दिया है ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद की क्या परिस्थितियां सामने आ रही हैं, इन परिस्थितियों के ही मद्देनजर आज की चर्चा में हम एक एक करके बातचीत करेंगे। पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मात्र 45 दिनों के कार्यकाल के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है, और यह ब्रिटिश इतिहास में सबसे कम समय तक जो प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाली व्यक्ति हैं वो कौन है? अब लीज ट्रस है। इनके पहले जॉर्ज कैनिंग है ना, जॉर्ज कैनिंग 1827 में सबसे कम समय तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभाले थे, है ना। 119 या 120 दिनों का इनका शासन काल रहा था, ठीक है। और वर्तमान में जो लीज ट्रस है ये मात्र 45 दिनों के लिए ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह सके, ठीक है। इन पद संभालने के बाद से कई बार उनकी नीतियों की आलोचना की जा रही थी। इनकी आर्थिक नीतियों के कॉन्टेक्स्ट में जो सरकार के अंतर्गत ही कई लोग थे वो विरोध कर रहे थे, और इसका एक व्यापक बुरा प्रभाव वो देख रहे थे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर, और धीरे धीरे इनका विश्वास जो है खोता चला गया। और इनके साथ में जो भी अन्य मंत्री थे, चाहे वो गृह विभाग से जुड़े हुए मंत्री हों, चाहे वो वित्त विभाग से जुड़े हुए मंत्री हों, चाहे वो विदेश विभाग से जुड़े हुए मंत्री हों, ये सभी धीरे धीरे कर करके इस्तीफा देते चले गए, और अंत में उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। क्लियर। अब वर्तमान में जो स्थिति बन रही है, यह स्थिति है कि कंजर्वेटिव पार्टी अब नए नेता का चुनाव करेगी। क्लियर। यहां पर ध्यान रखिएगा, 2-3 बातें मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन में जो एक व्यवस्था है वह व्यवस्था क्या कहलाती है? वेस्टमिंस्टर प्रणाली, है ना। वेस्टमिंस्टर प्रणाली का मतलब क्या होता है? जो लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है, उसी को यह अपनाता है, ये, ठीक है। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था भारत में भी लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को ही फॉलो किया जाता है, यानी कि वेस्टमिंस्टर प्रणाली को ही फॉलो किया जाता है। इसके अंतर्गत होता यह है कि एक संसद होता है, संसद में 2 सदन होते हैं। उनमें से जो निम्न सदन होता है, निम्न सदन में जनता के प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, और उसके आधार पर जो बहुमत दल होता है उसके द्वारा एक नेता का चुनाव किया जाता है, और वह प्रधानमंत्री होता है। यह एक मोटी तौर पर जो बातें हैं यहाँ पर इसके कंटेक्स्ट में आपको समझने की जरूरत है। और वेस्टमिंस्टर प्रणाली के माध्यम से ही यहाँ पर भी, यानी कि ब्रिटेन में भी 2 सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसी में कई दल होते हैं, उनमें से 2 प्रमुख दल हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, ठीक है। एक छोटा सा बैकग्राउंड है, ठीक है। तब आप समझ पाएंगे कि आखिर यहां पर कंजर्वेटिव पार्टी का मतलब क्या हुआ। वर्तमान में कंजर्वेटिव पार्टी को ही बहुमत मिला हुआ है वहां की संसद में, ब्रिटेन की संसद में। और अब जो है, चूंकि लीज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है, तो भाई नया प्रधानमंत्री होना चाहिए, है ना। और इसी के लिए चुनाव अब करवाया जाएगा। कब? तो 28 अक्टूबर को, ठीक है। यहां तक आप बात समझ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव से संबंधित जो भी नियम कानून है वह 1922 समिति के नियमों के तहत आयोजित किए जाएंगे चुनाव, ठीक है। 1922 कमिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है कंजर्वेटिव पार्टी के अंतर्गत। क्लियर। और इसी कमेटी के माध्यम से जो चुनाव से संबंधित जो प्रक्रिया होगी, प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित जो प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी। देखो, यहाँ पर एक चीज आप स्पष्ट तौर पर समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो आपस में चुनाव करने वाली है। अब इसमें ब्रिटेन की जनता पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है,
ये कोई आम चुनाव नहीं हो रहा है, जनरल इलेक्शन नहीं हो रहा है। जनरल इलेक्शन जो है ब्रिटेन में 2019 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? तो 2019 में। 2019 के बाद अब जो जनरल इलेक्शन होगा, अब जो आम चुनाव होगा ब्रिटेन में, वो होगा 2025 में, जनवरी 2025 में। यहां पर ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। 2019 में आम चुनाव हुआ था। ब्रिटेन की बात चल रही, भारत की नहीं। भारत में भी 2019 में हुआ था, है ना। अब 2025 जनवरी 2025 में आम चुनाव होगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। जनवरी 2025 में आम चुनाव होने वाला है। दिसंबर 2019 में ये आम चुनाव हुआ था और उसके बाद बोरिस जॉनसन कुछ समय तक प्रधानमंत्री रहे। बोरिस जॉनसन ने जुलाई में फिर इस्तीफा दिया और देन फिर लिज ट्रस जो है शासन में आई थी, ठीक है। बोरिस जॉनसन के बाद भी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई गई थी और तब फिर लिज ट्रस ने ये गद्दी संभाली थी। लेकिन इन परिस्थितियों में लिज ट्रस ने भी इस्तीफा दे दिया है और इस समय तक अब 1922 समिति के द्वारा जो चुनाव होंगे, इस चुनाव के आधार पर नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। अब यहां पर बात यह आती है दोस्तों कि आखिर ये 1922 समिति जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये है क्या। तो पहले तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि कंजर्वेटिव पार्टी के ही अंतर्गत ये एक बहुत महत्वपूर्ण समिति होती है ना। दरअसल वर्ष 1922 में जो आम चुनाव हुआ था ब्रिटेन में, उसी में जो लोग चुन करके आए थे, वही लोगों को मिला करके एक समिति का गठन किया गया था और इसे नाम दिया गया था 1922 कंजर्वेटिव पार्टी प्राइवेट कमेटी, है ना। 1922 कंजर्वेटिव पार्टी प्राइवेट कमेटी। प्राइवेट कमेटी का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो लोग होते हैं वे सरकार में मंत्री नहीं होते हैं, लेकिन वे उस दल के जरूर चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करें कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, केंद्र में। तो जो मंत्री परिषद में है वो तो मंत्री हैं ही, लेकिन जो मंत्री परिषद में नहीं है वो भी तो सदन में बैठते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे सभी मंत्री ही हैं, ऐसा तो है नहीं। मंत्री तो कुछ ही लोग हैं, है कि नहीं। तो उसी तरीके से यहां पर भी जो प्राइवेट कमेटी का मतलब यही था कि जो चुने हुए तो हैं, लेकिन वे उसमें उस सरकार में मंत्री के पद पर नहीं है ना। वो किसी सरकारी पद को नहीं संभाल रहे हैं, क्लियर। लेकिन उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और उन्हें जानते हो क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बैक बेंचर, है ना, बैक बेंचर, ठीक है। क्यों कहा जाता है इनको बैक बेंचर? क्योंकि वे सदन में पीछे वाली सीट पर बैठते हैं। फ्रंट बेंचर कौन होते हैं? जो कि सरकार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सरकार के कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं, है ना, मंत्री हैं सरकार में, क्लियर। लेकिन ये जो बैक बेंचर्स होते हैं, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी समिति के माध्यम से जो भी प्रधानमंत्री होता है उसका निर्वाचन, उसकी घोषणा की जाती है कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा। उसी के माध्यम से सारी प्रक्रिया संचालित की जाती है, क्लियर। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। आगे अभी वर्तमान में जो स्थिति है, चूंकि इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है और 28 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है ना। तो इन बिटवीन क्या होगा? तो इन बिटवीन जो लीज ट्रस है ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे, क्लियर। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है, समिति किस तरीके से काम करती है। और फिर अभी 2025 में ये आम चुनाव होने वाला है, 2019 में इससे पहले चुनाव हुआ था दिसंबर माह में। तो ये सारी बातें यहां पर आप मेरे ख्याल से समझ रहे हैं। अब यहां पर जो आगे बातें हैं वो आपको मैं बताऊं तो ब्रिटेन में जो व्यवस्था है उसको यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में समझिए। मैंने अभी चर्चा की कि दो मुख्य दल हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। कौन कौन? एक कंजर्वेटिव पार्टी, है ना, कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरा है लेबर पार्टी।
दूसरा है लेबर पार्टी। क्लियर? तो सर्वाधिक सांसदों वाले जो दल होता है वही सरकार बनाती है। तो वर्तमान में कंजर्वेटिव पार्टी बहुमत में है। मैंने आपको इस बारे में बताया भी, 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें ये फैसला हुआ था कि भाई कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत मिला है। तो इसी के जो नेता होंगे वही प्रधानमंत्री होंगे, जाहिर सी बात है। तो भाई भारत में क्या होता है, जिस दल के पास में बहुमत होता है वो जिसको भी अपना नेता चुनता है वही प्रधानमंत्री होता है। क्लियर? और यही प्रक्रिया ब्रिटेन में अपनाई जाती है। इनफैक्ट हमने तो ब्रिटेन की ही प्रक्रिया को अपनाया है, ब्रिटेन ने हमारी प्रक्रिया को नहीं अपनाया है, बल्कि हमने ब्रिटेन के प्रक्रिया को अपनाया है। कौन सी प्रक्रिया? तो वेस्टमिंस्टर व्यवस्था, है ना। तो अब आगे क्या होगा कि वर्तमान में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। क्लियर? वर्तमान स्थिति में पार्टी के सांसद ही सभी दावेदारों में से निर्वाचन करेंगे, है ना। और इनमें जो महत्वपूर्ण दावेदार हैं, प्रमुख दावेदार हैं, वो कौन है? ये हैं ऋषि सुनक, है ना। ये है बोरिस जॉनसन, जिन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था जुलाई में, है ना, लेकिन फिर से इनको एक दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। इनके कुछ समर्थक जो हैं उस दल में, कंजर्वेटिव पार्टी में, इनके कुछ समर्थक चाह रहे हैं कि नहीं, इनको फिर से चुना जाए। क्लियर? और तीसरी हैं बड़ी दावेदार पेन्नी मॉर्टसन, है ना। ये तीन जो व्यक्तित्व हैं, तीनों जो पर्सनालिटी हैं, ये बड़े दावेदार के तौर पर माने जा रहे हैं। और भी कुछ दावेदार हैं लेकिन इनके बारे में अधिक चर्चा चल रही है। इनमें से भी जो ऋषि सुनक हैं, इन पर सबसे अधिक चर्चा चल रही है। कारण इसका यह है कि जब जुलाई में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद फिर से जब चुनाव हुआ था, तो फिर ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच में प्रतिस्पर्धा बनी थी, और बाद में फिर लिज ट्रस ने सबसे अधिक मत हासिल किया और वह प्रधानमंत्री बन गई थी। लेकिन बाद में हुआ है क्या कि जब लिज ट्रस ने वहाँ पर जो आर्थिक नीतियाँ संचालित की ब्रिटेन में, तो उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर करके ऋषि सुनक ने बहुत जोर शोर से आलोचना करनी शुरू की। और इन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस हिसाब से आर्थिक नीतियां संचालित की जा रही हैं, इससे ब्रिटेन को बहुत नुकसान होने की संभावना है, और इसके कारण इसका एक बैड इम्पैक्ट जो है पड़ सकता है ना। ये जो इनकी दूरदर्शिता थी, ये हाल के दिनों में सही साबित होने लगी, और इसके बाद जो है इन पर कई सारे जो कंजर्वेटिव पार्टी के लोग हैं उनका विश्वास बढ़ता चला गया है ना। तो वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति यही है कि इन पर जो है सबसे अधिक विश्वास किया जा रहा है। तो हो सकता है कि ये नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हों, लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि 28 अक्टूबर को होता है क्या, है ना। और ये यदि प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त होंगे तो आप ये समझिए कि ऋषि सुनक जो है भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, है ना। इस लिहाज से भारत के साथ जो ब्रिटेन का संबंध है, ये एक अपेक्षा की जा सकती है कि और बेहतर हो सकता है इन केस ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो। लेकिन यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, इस पूरी व्यवस्था में जो एक तकनीकी बात है वो ये है कि जो भी लोग कंजर्वेटिव पार्टी में जो भी लोग नॉमिनेट होंगे कि भाई मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहता हूं या फिर मैं बनना चाहती हूं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, उसे कम से कम 8 जो कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं उनका समर्थन होना चाहिए, है ना। 2 पेच है। पहला पेच ये है कि 8 सदस्यों का समर्थन जरूरी, किसके लिए? नॉमिनेशन के लिए, है ना, फॉर नॉमिनेशन। ठीक है। दूसरा है कि जो भी लोग नॉमिनेट होंगे, है ना, जो भी लोग नॉमिनेट होंगे कि भाई ये लोग नॉमिनेट हुए हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, उनमें से जिसको भी 100 समर्थन कम से कम, है ना, यदि कम से कम 100 समर्थन उसे मिल जाता है
तो फिर वह प्रधानमंत्री बन जाएगा, है ना। कम से कम 100 समर्थन यदि उसको मिल जाता है तब वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण कंडीशंस है, फर्स्ट तो ये एंड सेकेंडली ये, ठीक है। और 28 अक्टूबर को जब चुनाव होगा तो उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। जिसके पास भी 100 लोगों का समर्थन मिलेगा वो प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हो जाएंगे, है ना। तो ये पूरी की पूरी जो जानकारी है यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन होगा। लेकिन यहाँ पर यह बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी कहा कि ये कोई आम चुनाव नहीं होने वाला है, आम चुनाव तो जनवरी 2025 में होगा। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो क्यों नहीं अभी मध्यावधि चुनाव करवा दे सकते हैं। तो इसका उत्तर ये है दोस्तों कि मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव पार्टी के पास में अभी बहुमत है ना। तो चूंकि जब उसके पास में बहुमत है तो फिर वो चुनाव क्यों करवाना चाहेगा, है ना। वो चाहेगा कि भाई जो उस दल के जो भी सर्वमान्य नेता होंगे वो प्रधानमंत्री बन जाए, है कि नहीं। और उसमें अभी लंबा समय भी है ना। यदि चुनाव बहुत ही नज़दीक होता, आम चुनाव की तारीख यदि 2023 ही रहती, तब हो सकता था कि वो वर्तमान में ही मध्यावधि चुनाव करवा लेते। लेकिन अभी तो 2 साल 3 साल अभी बाकी है, 2.5 साल कम से कम बाकी है ना। तो इसमें मध्यावधि चुनाव का कोई ऐसा तर्क दिखता नहीं है, ठीक है। और ऊपर से विश्वास वाली भी बात है ना। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर जो निर्वाचन है कंजर्वेटिव पार्टी के अंतर्गत ही वहाँ उस पार्टी के जो सदस्य हैं वो निर्वाचन करेंगे, है ना। और निर्वाचन की जो व्यवस्था रहेगी उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इस चर्चा के आधार पर एक सवाल आप हल करने की कोशिश कीजिएगा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद को लेकर चल रही खींचतान की चर्चा कीजिए, यहाँ प्रधानमंत्री की निर्वाचन प्रक्रिया को भी समझाइए, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साथ ही यहाँ प्रधानमंत्री की निर्वाचन प्रक्रिया को भी समझाइए। तो जो खींचतान है वो आप बता दीजिएगा कि किन किन परिस्थितियों में लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया, कौन कौन से महत्वपूर्ण दावेदार हैं, किसको लेकर करके सबसे अधिक दावा किया जा रहा है। और जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बारे में आपको बता देना होगा कि 1922 की जो समिति 1922 कमेटी जो है वो कमेटी के नियम के आधार पर ही निर्वाचन किया जाएगा। निर्वाचन से संबंधित जो दोनों शर्तें हैं उसके बारे में आपको बताना होगा और उसी हिसाब से आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।